दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। किशनगंज जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से सफलता की नई इबारत लिखी है। योजना के तहत प्राप्त 10,000 रुपया की प्रारंभिक सहायता राशि को अपनी निजी बचत के साथ जोड़कर इन महिलाओं ने व्यापार में निवेश किया और कड़ी मेहनत से उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज उनके पास 1.5 लाख रुपया की पूंजी जमा हो गई है और वे एक साथ 3 नए व्यवसाय शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। अपनी इस सफलता से उत्साहित इन महिलाओं को उम्मीद है कि योजना की अगली किस्त के रूप में 2 लाख रुपए की राशि जल्द प्राप्त होगी, जिससे वे अपने छोटे से उद्यम को बड़े स्तर पर विस्तारित करने में सफल होंगी। बिहार में ग्रामीण विकास को गति देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 का दायरा बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों के लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार में चिन्हित 1.04 करोड़ परिवारों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें से 60 लाख परिवारों को इस योजना के तहत पक्के आवास के लिए पात्र पाया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को न केवल पक्का मकान मिलेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। प्रशासन द्वारा जल्द ही लाभार्थियों की अंतिम सूची के आधार पर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को नई गति देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के सुदूर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ग्रामीण इलाकों में पर्यटकों के लिए ठहरने की आधुनिक व्यवस्था विकसित करना है। इस योजना के तहत स्थानीय ग्रामीण संचालकों, विशेष रूप से महिला और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार होमस्टे इकाइयों के विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। इससे न केवल गांवों में पर्यटन का विस्तार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बिहार की ग्रामीण संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने राज्य में चीनी उद्योग के पुनरुद्धार, निवेश को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं, चीनी मिलों की अद्यतन स्थिति, गन्ना उत्पादन की स्थिति तथा बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही 9 बंद चीनी मिलों के पुनर्जीवन तथा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की कार्ययोजना की जानकारी दी। पटना। बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत फसल क्षति का सामना करने वाले 3.96 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये सहायता राशि जारी की गई है, ताकि किसान अगली बुआई की तैयारी कर सकें। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित जिला कृषि कार्यालयों में आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह राशि हस्तांतरित की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। दानापुर छावनी परिषद क्षेत्र में सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर साफ संदेश दे दिया कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक सड़कों पर कब्जे की इजाजत अब किसी को नहीं मिलेगी। सदर बाजार के व्यस्त मुख्य मार्ग पर बुलडोजर की गरज के साथ शुरू हुए इस अभियान ने अवैध कब्जाधारियों के बीच हड़कंप मचा दिया। वर्षों से सड़क किनारे जमे अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो गए। बिहार सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए एक नई और अनूठी पहल सिंधु दर्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य लद्दाख स्थित पवित्र सिंधु नदी के दर्शन करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना है। इस योजना के तहत बिहार के मूल निवासी जो लद्दाख की सिंधु दर्शन यात्रा पर जाएंगे, कुल यात्रा खर्च का 50% अथवा अधिकतम 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार की इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए आध्यात्मिक यात्रा और सुलभ होगी। इच्छुक नागरिक संबंधित विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पटना के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त सनसनी फैल गई
जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर बड़ी चोरी का मामला सामने आया। राजधानी के 42 हार्डिंग रोड स्थित आवास से लाखों रुपए नकद, कीमती जेवरात और कई महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में तेज प्रताप यादव ने अपने ही करीबी सहयोगी मोतीलाल राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में हुई चोरी का आरोप तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर लगाया है। सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने उनके आवास पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पटना सांसद पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में ऑपरेशन लोटस को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनके पद, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र के अपहरण की पुरजोर कोशिश की गई। पप्पू यादव ने दावा किया कि इस पूरे खेल में राष्ट्रीय जनता दल के भी कुछ नेता और विधायक शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े कारोबारियों और बिचौलियों के माध्यम से विधायकों को तोड़ने के लिए बिहार में 100 करोड़ की भारी भरकम राशि लाई गई थी, जिसमें अभय कुशवाहा, सुभाष यादव और समीर महासेठ जैसे नेताओं की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अति पिछड़ा समाज कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और अति पिछड़ा समाज के विकास के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कर्पूरी ठाकुर अमर रहे के नारों के साथ अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक आपका भाई सम्राट चौधरी यहां है, तब तक कोई माई का लाल अति पिछड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने खुद को राज्य के 36% अति पिछड़ों का अंगरक्षक बताते हुए भरोसा दिया कि वो हर हाल में बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे और अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी रहेगा। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन एवं स्वास्थ्य के अधिकार की पुनः पुष्टि की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता शोभा देवी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पति करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, जो वर्तमान में बरह थाना कांड संख्या 98 फरवरी 2023 में न्यायिक हिरासत में भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में बंद हैं, के समुचित एवं विशेष चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उक्त कांड भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 120 बी एवं 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज है। उल्लेखनीय है कि करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया की नियमित जमानत याचिका क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 4099 फरवरी 2026 को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में 21 अप्रैल 2026 को अस्वीकृत कर दिया गया था। भारतीय रेलवे ने अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त तेवर अख्तियार कर लिए हैं। बेटिकट यात्रा, गलत टिकट पर सफर, महिला कोच में अवैध प्रवेश, नशे में हंगामा और खतरनाक सामान ले जाने जैसी गतिविधियों पर अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को चले विशेष टिकट जांच अभियान ने साफ संकेत दे दिया कि रेलवे अब नियमों के उल्लंघन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। भागलपुर के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक सीएम आईफुल कुमार शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए सघन अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जांच के दौरान 52 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया और उनसे कुल 42,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर के विकास को अब नई रफ्तार मिलने वाली है। बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक के सहयोग से शहर को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस करने और एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विश्व बैंक की उच्चस्तरीय टीम ने मुजफ्फरपुर का दौरा कर विकास परियोजनाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत मंथन किया। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंची विश्व बैंक की टीम ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ शहर में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। टीम ने सिकंदरपुर स्थित लेक फ्रंट परियोजना का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान लेक 1 के समीप विकसित पार्क, लेक 2 के पास प्रस्तावित आधुनिक एक्वेरियम, धोबी घाट के निकट गरीब परिवारों के लिए आवासीय परिसर, मरीन ड्राइव क्षेत्र में वाटर फाउंटेन और लेजर शो जैसी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। पटना बिहार की राजधानी पटना में आगामी 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एक ऐतिहासिक और विशाल शोभायात्रा निकालने की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू हो गई हैं। इस भव्य आयोजन को लेकर पटना सिटी में समाज के प्रबुद्धजनों,
विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और सनातन धर्मावलंबियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शोभायात्रा की रूपरेखा तैयार करना और इसे भव्य रूप देना था। आयोजकों का अनुमान है कि इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर निकलने वाली इस शोभायात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य के भागी बनेंगे। भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में बिहार सरकार ने जांच की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की जिम्मेदारी शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी को सौंपी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल सहित अन्य आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और पुलिस मुख्यालय इस मामले की लगातार निगरानी कर रहा है। बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय ने राज्य की कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था और अनुसंधान जांच प्रणाली को आधुनिक और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी द्वारा 22 जून 2026 को जारी आदेश के तहत अब राज्य के कुल 425 सामान्य श्रेणी के थानों में पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष एसएचओ के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। वर्तमान में चिन्हित 208 थानों के अतिरिक्त नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को देखते हुए 217 और थानों को इस कोटि में उत्क्रमित किया गया है। इन नए 217 थानों का चयन उनके आकार, अपराध की संवेदनशीलता और वहां प्रतिवर्ष दर्ज होने वाले औसतन कम से कम 350 कांडों केसों के आधार पर किया गया है। सासाराम। बिहार में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत रोहतास जिले के नए जिलाधिकारी डीएम के रूप में वर्ष 2019 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कक्ष में निवर्तमान डीएम उदिता सिंह ने उन्हें प्रभार सौंपा और नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी। इस पदभार ग्रहण समारोह के दौरान जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। एक जिलाधिकारी के रूप में आईएएस दीपक कुमार मिश्रा की यह पहली पोस्टिंग है, जिससे जिले के प्रशासनिक हलकों में नई ऊर्जा देखी जा रही है। आरा न्यूज 4 नेशन पर खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की नींद खुली। इसके बाद आरा नगर निगम के वार्ड 44 में जलज माओ की समस्या को दूर कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। बताते चलें कि आरा नगर निगम के अस्तित्व में आने के करीब 2 दशक बीत जाने के बावजूद शहर के कई इलाकों में मूलभूत सुविधा का अभाव बना हुआ है। इसका ताजा उदाहरण नगर निगम के वार्ड संख्या 44 स्थित रेलवे स्टेशन से सटे अनाइट मठिया इलाके में देखने को मिल रहा था, जहां लंबे समय से जमाव की समस्या के कारण स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा था। क्षेत्र में नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा रहने से लोगों को रोजाना उसी पानी से होकर आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। हालात ऐसे थे कि पैदल राहगीरों से लेकर स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों तक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गंदे पानी के बीच आवागमन से दुर्घटना और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया था। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में नीट परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। बायोमेट्रिक मिलान में विसंगति पाए जाने के बाद पुलिस ने एक सॉल्वर फर्जी परीक्षार्थी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के जीए इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर की गई, जहां असली परीक्षार्थी की जगह दूसरा युवक परीक्षा दे रहा था। केंद्र व्यवस्थापक की लिखित शिकायत पर नगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और लोक परीक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया है। बिहार के भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की गूंज अब पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। 17 जून 2026 को हुई इस कथित पुलिस मुठभेड़ को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता मुकेश कुमार ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में पूरे मामले की किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने, दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने, मृतक के पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने और उचित मुआवजा दिलाने की पुरजोर मांग की गई है। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ को लेकर सूबे की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस मामले को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह एनकाउंटर पूरी तरह से फेक फर्जी है। पुलिस चाहती तो भरत तिवारी को दबोचकर गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चौबे ने कड़े तेवर अपनाते हुए मांग की कि जिस भी पुलिसकर्मी ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसका हथियार तुरंत जब्त कर उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पटना राज्य में सरकारी भूमि की सुरक्षा और भूमि अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दाखिल खारिज म्यूटेशन के प्रत्येक मामले के निष्पादन से पहले संबंधित जमाबंदी का सरकारी भूमि अभिलेखों से अनिवार्य रूप से मिलान किया जाए।
इसका उद्देश्य सरकारी भूमि पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम होने की संभावना को समाप्त करना तथा सरकारी संपत्तियों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। गया जी। भोजपुर जिले के शाहपुर में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। गया में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने इस संवेदनशील मामले पर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट किया। मांझी ने पुलिस या कार्रवाई का पुरजोर समर्थन करते हुए साफ कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने किसी भी प्रकार की बर्बरता नहीं की है, बल्कि आत्मरक्षार्थ कदम उठाया है। पटना। बिहार के शिक्षा विभाग में कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सरकार ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभागीय समीक्षा के बाद सोमवार को विभाग के 6 बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई का बड़ा फैसला लिया है। इस बड़ी कार्रवाई के तहत जहां एक महिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं कुछ अधिकारियों के वेतन पेंशन से कटौती और उनकी सालाना वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की भी गंभीर अनुशंसा की गई है। शिक्षा मंत्री के इस कड़े फैसले से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। सुपौल। आगामी मुहर्रम पर्व को पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आपसी सौहार्द के माहौल में संपन्न कराने के लिए सोमवार को सुपौल में एक महत्वपूर्ण अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ मनोहर साहू और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ राजीव रंजन की संयुक्त अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शांति समिति के प्रबुद्ध सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए गहन मंथन किया गया। अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सुपौल में हमेशा से सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाते रहे हैं और इस बार भी आपसी सहयोग से परंपरा को कायम रखा जाएगा। सुपौल। मानसून के आगमन के साथ ही कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुपौल जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। इसी सिलसिले में सोमवार को जिलाधिकारी डीएम सावन कुमार ने कोसी बराज का उच्च स्तरीय निरीक्षण किया। डीएम ने बराज के विभिन्न हिस्सों, फाटकों और मुख्य तटबंधों की वर्तमान स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया। डीएम ने 2 टूक कहा कि संभावित बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से त्वरित रूप से निपटा जा सके। कैमूर। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, इस प्रसिद्ध कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर दिखाया है कैमूर जिले के अत्यंत सुदूर इलाके में बसे भगवानपुर थाना क्षेत्र के जलई बाग गांव के रहने वाले युवक भगवती कुमार उर्फ गोलू ने। भगवती ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी में चयन पाकर न सिर्फ अपने परिवार का मान बढ़ाया है, बल्कि अपने पूरे गांव का इतिहास बदल दिया है। आजादी के बाद से आज तक इस सुदूरवर्ती गांव से कोई भी व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सका था। भगवती के पहले इंजीनियर बनने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में जश्न और खुशी का माहौल है। गांव पहुंचने पर महिलाओं ने आरती उतारी, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और पारंपरिक मांगलिक गीत गाकर इस होनहार लाल का ऐतिहासिक स्वागत किया। सुपौल। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। बिहार पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 1 फरवरी 2026 के तहत आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर सुपौल जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आगामी 24 जून 2026 को जिले के 6 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को पूरी तरह सफल, निष्पक्ष, गोपनीय और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए सोमवार को जिला पदाधिकारी डीएम सावन कुमार ने समाहरणालय सभागार में एक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग बैठक की। इस बैठक में सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्हें परीक्षा संचालन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वैशाली। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र अंतर्गत तेरसिया गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे निशाने पर लिया। तेजस्वी ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी से बिहार की सत्ता और व्यवस्था बिल्कुल भी संभल नहीं रही है। राज्य में अपराधियों को सरकार और प्रशासन का खुला संरक्षण मिल रहा है।
जिसके कारण बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। आरा भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के नवादा थाना परिसर स्थित माल गोदाम में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि माल गोदाम के भीतर रखा सामान धू धू कर जलने लगा, जिससे पूरे थाना परिसर और आसपास के इलाके में अचानक अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख नवादा थाना में ड्यूटी पर तैनात दारोगा सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सूझबूझ दिखाते हुए बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पाने और उसे फैलने से रोकने की कोशिश शुरू कर दी। गायजी जिले से कोयला व्यवसाय से जुड़ा एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गडेरिया रानीगंज की रहने वाली सरिता देवी पति संतोष अग्रवाल ने सोमवार को मगध रेंज के आईजी विकास वैभव से मुलाकात की। पीड़िता ने झारखंड के प्रतापपुर प्रखंड के कौरा निवासी धर्मेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के खिलाफ रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने और जबरन दबाव बनाने की एक लिखित शिकायत सौंपी है। सरिता देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया से कहा, मेरे पति को ठग कर मुन्ना सिंह अरबपति बना है। अगर प्रवर्तन निदेशालय ईडी इस मामले की जांच करे तो बड़ा खुलासा होगा कि उसने झारखंड सरकार को कितने करोड़ रुपए के राजस्व का चूना लगाया है। बिहार में मानसून दस्तक तो दे चुका है, लेकिन उसकी रफ्तार अभी भी सुस्त नजर आ रही है। मंगलवार को राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। हालांकि लोगों को उमस भरी गर्मी और चिपचिपे मौसम का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल किसी भी जिले के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे गर्मी से फौरी राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। राजधानी पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, गोपालगंज, लखीसराय और अन्य जिलों में दिन भर उमस लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में आसमान पर आंशिक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की गूंज अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। कथित पुलिस मुठभेड़ को लेकर उठे सवालों और जांच की मांग के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। दूसरी ओर इस पूरे विवाद के बीच बिहार सरकार ने अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर अपना रुख और अधिक सख्त कर दिया है। अति पिछड़ा महासम्मेलन के मंच से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बिहार में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, अपराधी हर हाल में जाएगा, उसे बिहार छोड़ना होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी अपराधियों का पक्ष ले, हम हर हाल में बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराध नियंत्रण की व्यवस्था को धारदार करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। बेहतर पुलिसिंग, तेज कार्रवाई और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से राज्य भर के 217 थानों को अपग्रेड कर पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर श्रेणी में शामिल किया गया है। इस फैसले के तहत राजधानी पटना के 55 थानों को भी नई श्रेणी में स्थान दिया गया है, जहां अब थानेदार के रूप में केवल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की तैनाती होगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह निर्णय अपराध की प्रकृति, मामलों की संख्या और कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिन थानों में हर वर्ष औसतन 350 या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, उन्हें इस विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती से अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता और प्रशासनिक निगरानी में उल्लेखनीय सुधार होगा। राजधानी पटना के सबसे चर्चित और संवेदनशील थानों में शुमार पीर बहोर थाना एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह कोई आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि थानेदारी की कुर्सी पर हुआ ऐसा बदलाव है जिसने पुलिस महकमे से लेकर सियासी गलियारों तक बहस छेड़ दी है। करीब 36 वर्षों बाद पीर बहोर थाने में एक हिंदू पुलिस पदाधिकारी को थानेदार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शास्त्री नगर के सर्किल इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सज्जाद गद्दी को हटाकर सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर भेज दिया गया है। बक्सर में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान हुई प्रशासनिक चूक ने आखिरकार एक बड़े अफसर की कुर्सी ले ली। राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर परिषद बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा और वीवीआईपी प्रोटोकॉल से जुड़े इस संवेदनशील मामले में सरकार की कार्रवाई ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। दरअसल
23 मई 2026 को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित बक्सर दौरे के दौरान किला मैदान में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी थी। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने प्रशासनिक तैयारी, समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जिला पदाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में कई प्रशासनिक कमियों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर जांच रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी गई, जहां विभागीय स्तर पर इसकी विस्तृत समीक्षा की गई। पश्चिम चंपारण के लौरिया में सोमवार की शाम सिर्फ मोमबत्तियां नहीं जलीं, बल्कि इंसाफ की मांग में सुलगता जनाक्रोश भी सड़कों पर उतर आया। भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लोगों के दिलों में जमा दर्द, गुस्सा और बेचैनी कैंडल मार्च के रूप में सामने आई। ब्लॉक चौक से प्रभु चौक तक निकले इस शांतिपूर्ण मार्च में 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और एक ही आवाज बुलंद की सच्चाई सामने आनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में सवाल और दिलों में इंसाफ की उम्मीद लिए युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक सड़कों पर उतरे। जनसुराज के जिला सचिव अजय ठाकुर के नेतृत्व में निकले इस मार्च ने पूरे इलाके का माहौल भावुक कर दिया। हर कदम के साथ ये सवाल गूंजता रहा कि आखिर भरत भूषण तिवारी की मौत की असली हकीकत क्या है। से सहरसा जा रही राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस उस वक्त दहशत और अफरा तफरी का केंद्र बन गई जब दिदरगंज हॉल्ट के पास ट्रेन के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। इंजन से धुआं निकलते ही यात्रियों के बीच खौफ का माहौल पैदा हो गया और कुछ ही मिनटों में ट्रेन के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया, यात्रियों में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका गहरा गई। कई मुसाफिर अपनी जान की सलामती को लेकर घबरा गए और ट्रेन पूरी तरह रुकने से पहले ही नीचे कूदने लगे। देखते ही देखते एक बोगी लगभग खाली हो गई और लोग जल्द से जल्द ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बिहार के नवादा सदर अस्पताल में हाल ही में हुए हंगामे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए अस्पताल प्रशासन सक्रिय हो गया है। सिविल सर्जन डॉ. विनोद चौधरी ने सभी डॉक्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और भविष्य में किसी भी लापरवाही को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक के बाद सिविल सर्जन ने बताया कि रविवार को हुई घटना में डॉ. मुकेश कुमार की लापरवाही सामने आई है। इसे गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था की चुनौतियों और अपराधियों के बुलंद हौसलों के बीच पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब सारण प्रमंडल के 43 थानों की कमान इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों के हाथों में होगी। सरकार और पुलिस महकमा इसे अपराध पर शिकंजा कसने की नई कवायद बता रहा है, जबकि प्रशासनिक गलियारों में इसे पुलिसिंग को और ज्यादा असरदार बनाने की अहम पहल के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक पूरे बिहार के 217 थानों को अपग्रेड कर पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर श्रेणी में शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद राज्य में इंस्पेक्टर कोटि के थानों की संख्या 208 से बढ़कर 425 हो गई है। इनमें सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के कुल 43 थाने भी शामिल हैं। एक सूत्री निर्माण फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर आग का भीषण तांडव देखने को मिला, जहां बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित एक सूत्री निर्माण फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरा प्लांट उसकी चपेट में आ गया और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बेला इंडस्ट्रीज एरिया फेज 1 में स्थित श्री कृष्णा प्रोडक्ट नामक फैक्ट्री में मंगलवार अहले सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरे प्लांट को अपनी गिरफ्त में ले लिया और चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद बिहार पुलिस व्यवस्था में जनता से सीधे संवाद और त्वरित न्याय की दिशा में एक अहम पहल शुरू की गई है। आदेश के तहत अब प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सभी वरीय पुलिस अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उनका यथासंभव त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करना तथा शिकायतों के समाधान को गति देना है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर आम लोगों की समस्याएं सुनी। फरियादियों ने भूमि विवाद, साइबर ठगी, पारिवारिक विवाद और अन्य पुलिस से जुड़ी शिकायतें उनके समक्ष रखीं।
एसएसपी ने गंभीर मामलों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाना पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कथित पुलिस उत्पीड़न से जुड़े एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बक्सर जिले के मुरार थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल नयन पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कथित पुलिस उत्पीड़न के एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए बक्सर के मुरार थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल नयन पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी पर गंभीर अपराध के आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं तो उसे कानून के दायरे में लाना आवश्यक है। बांका जिले के नए पुलिस अधीक्षक एसपी अमितेश कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। पुलिस कार्यालय पहुंचने पर जिला पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। पदभार संभालने के बाद एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बालू के अवैध उत्खनन, अवैध शराब के कारोबार तथा सूखे नशे नारकोटिक्स के नेटवर्क पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ लंबित मामलों के अनुसंधान में तेजी लाई जाएगी तथा आम जनता को बेहतर और संवेदनशील पुलिसिंग उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।